नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी के पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, किसी आदमी को पल्ले दर्जे का यानी पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मार लो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल यानी अटखेलियां, मस्ती छा जाना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद यानी दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख की हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी उच्च स्तर पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पर भारतीयों के साथ जो विदेशों में व्यवहार किया जाता है उसकी बात की जा रही है कि विदेशों में भारतीयों के साथ किस प्रकार दोगला व्यवहार किया जाता है, ये किसका लाभ उठाया जा रहा है। भारतीयों की जो उनके जो सद्गुण हैं उनका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया जा रहा है। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है, लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिए के ताऊ का प्रयोग करते हैं। बछिए का ताऊ किसको कहा है? बैल को कहा है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधे से नीचा के मतलब क्या है कि नरम स्वभाव में गधा सबसे ऊपर आता है, और कहीं न कहीं बैल उन गुणों से युक्त है, लेकिन बैल फिर भी कहीं न कहीं अड़ियल है, जबकि गधे में इस प्रकार का अड़ियल होने का कोई गुण नहीं है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। इस कहानी में जो 2 बैलों की कथा है, दोनों बैल कौन है? हीरा और मोती है। इन्हीं पर पूरी कथा आधारित है। दोनों पछाई जाति के थे। किस जाति के थे ये आप ध्यान में रखेंगे। पछाई जाति के दोनों बैल हैं, और देखने में सुंदर है, काम करने में चौकस है, डील ऊंचे हैं यानी शरीर ऊंचे हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में क्या हो जाता है? भाईचारा हो जाता है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में यानी बिना शब्दों के विचार विनिमय करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, यानी दोनों एक दूसरे की बात समझते थे। शायद उनके पास ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे वो अपनी बातें आसानी से एक दूसरे को कह सकते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मानव को जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फिर भी मूक भाषा में अपने मन के भावों को साझा करना, ये गुण शायद मनुष्य के पास उतना शक्तिशाली अभी नहीं है जितना इन दोनों बैलों के पास था। दोनों
एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी लड़ाई झगड़े का भाव नहीं था, केवल हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। यानी दोस्ती में शरारत तो बनती है और वो स्वभाव इनका देखा जा सकता है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब दोनों गाड़ी के नीचे लगे हुए जुटे हुए हैं तो उनकी यही इच्छा होती क्या कि इस गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा बोझ मैं अपने कंधों पर ले लूं और दूसरे को थोड़ा हल्का अनुभव करवाऊं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात कि झूरी ने एक बार गोई की ससुराल भेज दिया, गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपने यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया के घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए यहाँ पर जो पात्र है वो कौन है, गया है, क्योंकि मुख्य पात्र हमने इसमें देखा झूरी है, जिसके दोनों बैल हैं। जो झूरी है इसके दोनों बैल हैं। बैल का नाम क्या है, हीरा और मोती है। झूरी का साला है, झूरी के साले का नाम क्या है, गया है। गया के घर दोनों बैलों को गोई लेकर जाता है, लेकिन वो दोनों बैल आगे जाने के बजाय पीछे भागते हैं। यानी गोई जब उनको लेकर जाता है तो उसके दांतों पसीना आ गया। मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया है कि ले जाना बहुत ही कठिन काम उसे लग रहा था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। झूरी उनका मालिक है तो शायद वो दोनों झूरी से पूछ लेते, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। शायद वो दोनों बैल अपने मालिक से ये बात पूछते अगर वो बोल पाते। संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पहुंचे। कहां पर पहुंच गए, गया के घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। किसी ने खाना चारा लेना स्वीकार नहीं किया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। किसके घर, गया के घर। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से यानी नीची नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, पगहे यानी जो रस्सियां बंधी हुई थी, और घर की ओर चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी रस्सी लटकी हुई थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों को की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह भी था कि हमें क्यों भेजा, और इसके साथ साथ प्रेम का भाव भी था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। देखिए इस किताब में इस पुस्तक में बड़ा ही सुंदर चित्र दिखाया गया है। दोनों बैल खड़े हैं और सामने जो झूरी है वो बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है अपने बैलों को देखकर। तो ये चित्र बड़ा ही प्यारा यहाँ पर इस पुस्तक में डाला गया है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी।
बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी दोनों ने वीरता का काम किया तो उनको अभिनंदन पत्र तो बनता है। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर और कोई भूसी ले आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी है, यानी पहले जन्म में शायद आदमी रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। भाई, झूरी की स्त्री के पीहर में गए थे बैल और वहां से भाग आए तो उसे तो बुरा लगना ही है, और वो कहती है कि नमक हराम है, काम भी नहीं किया। लेकिन झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसीलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। वो क्रोधित होकर कहती हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाने खाए चाहे मरे। ये कौन कह रही है? झूरी की पत्नी कह रही है। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। तो यहाँ पर झूरी चाहता है कि उसके बैल को अच्छा भोजन मिले, लेकिन मालकिन के डर से उनका नौकर ऐसा नहीं करता। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी से जोता, यानी गाड़ी के आगे लगा लिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। देखिए, दोनों के स्वभाव में अंतर है। मोती थोड़ा क्रोधित किस्म का है, अड़ियल है, लेकिन हीरा उस बात को संभाल लेता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी उसने अपने बैलों को तो सब कुछ दिया, लेकिन इनको नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी झूरी ने कभी इनको प्यार प्रेम से भी नहीं मारा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी मुंह से उनको आवाज देते ही वो दोनों उसके साथ चल पड़ते थे। और यहाँ पर मार पड़ी कहां पर? गया के घर में। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? हिंसा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बैल है आपस में बात कर रहे हैं कि अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी गिरा दूंगा, तो दूसरा उसे रोकता है कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी इसी में भलाई है कि इस वक्त को टाल दें, क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली।
और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों क्रोधित थे, लेकिन बालिका के प्रति प्रेम का भाव था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखिए, जानवरों के माध्यम से इस तरह की बातों की अभिव्यक्ति या भावों की अभिव्यक्ति, ये पंचतंत्र की कहानियों से प्रभावित कहानी है, जिसमें जानवर भी मानव की तरह अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सही और गलत की पहचान बता रहे हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। आज के लिए इतनी ही करते हैं, क्योंकि कहानी लंबी है। बाकी का भाग 2 में मैं डाल दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत अच्छी कहानी है। जैसे हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, कुछ कुछ उसी तरह से प्रेमचंद ने उसी भाव को यहाँ पर लिया है। 2 बैलों के माध्यम से सदाचार की बातें कर रहे हैं, अपने अपने व्यवहार की बातें कर रहे हैं, अहिंसा की बात यहाँ पर सिखा रहे हैं और किसका क्या कर्तव्य है। एक पशु होने के नाते बैल अपने कर्तव्य का बखान यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो सब भाव, एक सामाजिक विचारधारा का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है, यानी किस तरह हमें अपने सद्मार्ग पर चलना चाहिए, वो सब इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।